Hello guys, welcome to my channel. I am back with another session, that is the intellectual disability. Last time we have covered the orthopedic impairments, जिसमें मैंने काफ़ी सारी जो हैं आपके साथ impairments डिस्कस की हैं। उसको ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड द अदर वन इज़ द फिजिकल डिसेबिलिटी, उसमें भी मैंने कम से कम जो है आपके साथ 14 डिसेबिलिटीज़ डिस्कस की हैं जो आपको पता होनी चाहिए एंड अकॉर्डिंग टू द जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ I'm taking this topic, intellectual disability. Many questions has been come from this topic, जिसमें levels के ऊपर जो है levels का सबसे ज़्यादा question आता है कि कौन सी level पे जो है disabilities आती हैं, क्या जो है causes हैं, यहाँ पे causes discuss करेंगे, causes and then government initiatives कि government क्या कर रही है इन सब से जो है deal करने के लिए, and then what is the screening and what is the assessment. So start with the level. Yes. So here we go with the level first. इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है क्या चीज़। इसको मेंटल रिटार्डेशन भी बोला जाता है, और जहाँ पर हम कहते हैं बिलो एवरेज जो इंटेलिजेंस होती है, हमारे इंटेलिजेंस का जो नॉर्मल लेवल है उससे जब नीचे यानी कि बिलो एवरेज जाते हैं तो वो एक डिसेबिलिटी कही जाती है, जहाँ पर जो है एक इंडिपेंडेंट लिविंग की जो डिमांड्स है ना, उसमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती है कि ये जो पर्सन है वो बहुत ही डिफ़िकल्टी के साथ अपनी यूजुअल चीज़ें कर पाता है। सो अबाउट 2% जो है पॉपुलेशन का हैज़ द IQ और बिलो 70 से नीचे कम से कम जो है 2% ऑफ द पॉपुलेशन आता है ना, अकॉर्डिंग टू APA। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि APA की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, अब APA के अकॉर्डिंग जो है अबाउट हाफ 1% जो है हमारे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के कैटेगरीज में आते हैं, एंड दोज विद एन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हम लोग कैसे क्लासीफाई करते हैं इनको, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड बेसिस पे। अब आते हैं इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग क्या है और अडेप्टिव बिहेवियर क्या है। ये टर्म्स आती हैं, पूछी भी जाती हैं, क्योंकि जब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है तो इन दो एरियाज में सबसे ज़्यादा कमी देखी जाती है, लिमिटेशंस देखी जाती हैं। जैसे फर्स्ट, जो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है यानी कि आपकी जो दिमागी काम करने का तरीका है, रीजन करने का, डिसीजंस लेने का, सॉल्व कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने का, कोई चीज़ लर्न करने का, कोई चीज़ याद रखने का, जो इंटेलेक्चुअली हमारी फंक्शनिंग है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। सेकेंडली, अडेप्टिव बिहेवियर, कोई नई चीज़ जो डे टू डे लाइफ में आप नेसेसरी स्किल सीखते हो या नेसेसरी कोई इंटरेक्ट करते हो, किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, कोई बात रख रहे हो, किसी की बात सुन रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, अपनी बेसिक चीज़ें हैं वो जब नहीं कर पाते या वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं तो हम इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड कहते हैं। तो ये दो जो टर्म्स हैं उसे हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, क्या है इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में और अडेप्टिव बिहेवियर में। अब इसी के साथ में जब डिसेबिलिटी का जो है टॉपिक आता है, इसी के साथ में हमारा इंटेलिजेंस क्वेश्चन का टॉपिक भी आता है कि आईक्यू जो है हमारा इज मेजर्ड थ्रू दी आईक्यू टेस्ट से हम लोग मेजर करते हैं, एंड अगर एवरेज आईक्यू ऑफ ए पर्सन इज कंसीडर्ड द इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कब कही जाती है, जब उसका आईक्यू लेवल 70 to 75 से लेस हो जाता है। तो ठीक है, अब ये आईक्यू जो है मोस्टली हम इसको इंटेलिजेंस के साथ में कम्युनिकेट करते हैं कि इंटेलिजेंस है, ये है, वो है। तो यहाँ पर अगर हम देखें विंचेस्लर का जो इंटेलिजेंस स्कोर है उसमें जो है आप ये देखो 68 जो परसेंटेज है, 68% ऑफ पीपल fall in this range within 15 points of 100, and जो 95 का परसेंटेज है that is the falls in the range of 30 points of जो है 100, एंड जो ये छोटे दो परसेंटेज है these fall under this range में आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया विंचेस्लर का इंटेलिजेंस स्कोर। और क्लियर करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, हम मेंटली रिटार्डेड पर्सन कहते हैं, वो फिजिकली उससे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब सर्कमस्टांसेस में देखें तो जो हेड है वो कंपैरेटिवली लेस देन जो है नॉर्मल पर्सन जो काम करता है, या नॉर्मल पर्सन का जो कंपैरेटिवली हम कहेंगे ना उसका सर्कमफ्रेंस भी छोटा होता है। फिजिकली अपीयरेंस में बात कर रहे हैं, ये अपीयरेंस में। सफरिंग फ्रॉम दोज पर्सन जो हैं वो आपके डाउन सिंड्रोम से सफरिंग करते हैं, मे हैव अ थिक फिंगर्स या क्लब फिंगर्स होती हैं, टोज होते हैं, शॉर्ट एंड स्टाउट इन जो है
स्टेचर है एंड मे हैव अ मून शेप्ड की आईज हो जाती है। मतलब ये फिजिकल अपीयरेंस में बोल रहे हैं कि वो लोग कैसे दिखते हैं अगर वो मेंटली रिटार्डेड है। नॉर्मल जो हेड साइज होता है उसमें डिफिकल्ट, उसमें जो है चेंजेस होते हैं, ओपन माउथ होता है, मतलब मुंह खुला ही रहता है, बहुत ही छोटी सी नोज होती है, तो ये उनकी फिजिकल अपीयरेंस है। फिर आता है मेंटल एंड कॉग्निटिवली। अगर हम मेंटल एंड कॉग्निटिवली कहें तो उनकी जो स्पीच है वो बहुत लो हो जाती है। उनकी थिंकिंग रीजनिंग पावर, उनकी सिंथेसिस पावर, उनकी एनालिसिस पावर, उनकी मेमोराइजेशन, अटेंशन पावर, अटेंशन लेना, अटेंशन देना, ये सब चीज़ें जो है वो कम हो जाती हैं। अगर हम पर्सनालिटी और उनके बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि पर्सनालिटी में क्या चेंजेस आप ऐसे पर्सन्स में देखते हो, तो मोटिवेशनल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कि टेकिंग द इनिशिएटिव्स। अगर आप उन्हें कहोगे लेट्स प्ले, है ना, उन बच्चों को कहोगे लेट्स प्ले, तो इनिशिएटिव्स बहुत ही कम लेते क्योंकि उनमें मोटिवेशन नहीं होता, उनको लगता है हम सबसे अलग हैं। तो वो जो है उनका जो मोटिवेशन लेवल होता है वो बहुत ही कम होता है। deficit in terms of emotional and social maturity and have a very poor sensitivity to incidental cues। वेरी पुअर सेल्फ कॉन्सेप्ट होते हैं, वेरी लेस जो है अब सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। उनका बहुत ही अनवांटेड डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर या अनप्लीजेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, सेल्फ इंजरीज जो है बिहेवियर होता है। और ये जो चीज़ें हैं आप या तो बिफोर बर्थ है, मतलब डिटेक्शन कब होता है कि मदर के वॉर्म में कोई मतलब कि ड्यूरिंग दैट प्रेगनेंसी कोई सिम्टम्स हैं, ये भी हम आगे भी डिस्कस करेंगे। डिटेक्शन एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ के टाइम पे भी पता चल जाता है। या हम जो हेरिडिटरी प्रॉब्लम है या क्या है, उसकी मेटाबॉलिक जो डिसीजेस होती हैं, जो डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स होते हैं, वो हमारे बच्चे को अफेक्ट करते हैं। अगर हम एक पीक्यू जो है, जैसे हम ये फिनोकेटोन्यूरिया जो है इजीली डायग्नोस हो जाता है डिटेक्शन ऑफ दिस एसिड से। जो न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं उनके अंदर जो है ये पहले से ही डिटेक्ट हो जाता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन, प्री नटल हिस्ट्री ऑफ द चाइल्ड, मदर की कंडीशन, एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, हिस्ट्री है, ब्लड ग्रुप से, एक्सपोजर की इन्फेक्शन हुआ था बॉडी में, क्रोनिक डिसीज, इन सब से जो है हमारे बच्चे को जो है अफेक्ट होता है। अब आओ, जैसे अगर आप ये पिक्चर देखोगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पे देखते हैं आईक्यू की रेंज है। यहाँ पे अगर गिफ्टेड बच्चे की, पहले ये वाली पिक्चर देखो, जो आईक्यू है, ठीक है, आईक्यू मैंने आपको बोला ना, ये अगर वो इस रेंज का है, 70 अबव तो है ही वो इंटेलेक्चुअल बच्चा, लेकिन 70 बिलो है वो माइल्ड जो है, थोड़ा सा उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी प्रॉब्लम आती है। अगर वो 50-55 से 35 की रेंज में, तो मॉडरेट। सीवियर कब हो जाता है, इस रेंज पे, ठीक है, आप 40-25 कर लो या 20-35 कर लो, मतलब ऑलमोस्ट इस रेंज में। और अगर 20 से या 25 से बिलो है तो वो बहुत ही प्रोफाउंड केस है, ठीक है। 25 या 20 से अगर बिलो है तो बहुत ही प्रोफाउंड केस है। अब क्योंकि हमारी जो है इंटेलेक्चुअलिटी जो है 70-100 जो है ना, वो एक नॉर्मल पर्सन की होती है आईक्यू। 100 से ऊपर जब जाते हैं तो माइल्ड गिफ्टेड बच्चा हो जाता है। 100 से ऊपर जाते ही 100 से ऊपर जाना मतलब 115 से स्टार्ट हो जाता है माइल्ड, फिर मॉडरेट हो जाता है 130 टू 144 के बीच में अगर उसका आईक्यू लेवल है तो। फिर अगर हाईली गिफ्टेड बच्चा है उसका आईक्यू लेवल पाएगा 145 से लेकर 159 तक की रेंज में। एक्सेप्शनली गिफ्टेड बच्चा 160 टू 1। गाइज ये जो है ये ऑथेंटिक है, जो भी टर्म यहाँ पे जो भी आपको ये रेंज दे रखी है, तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना, ठीक है। और बहुत ही अच्छा है अगर उसका 180 प्लस है, तो ये पूछा जाता है प्रोफाउंड जो गिफ्टेड होता है या कौन से लेवल पे बच्चे की जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड कहलाता है, तो वो बिलो 70 बोलिएगा आप। क्योंकि 70 से अबव या 70, जैसे आप 110 कह लो, ये रेंज काफ़ी नॉर्मल बच्चों की होती है, मतलब आपके काफ़ी बच्चे नॉर्मल आते हैं। अब यहाँ देखोगे अगर आईक्यू अगर 50-70 तो वो माइल्ड है, जिसमें उसको जो है मे लर्न टू रीड एंड राइट वो कर लेगा, ट्रैवल भी कर लेगा थोड़ी, लेकिन उसको डेली जो बेसिस पे काम होते हैं, मतलब थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस होती है, थोड़ी बहुत। मॉडरेट कब हो जाता है, जब कुछ सर्टेन वर्ड्स यूज़ कर रहा है, लाइफ लॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है, और बहुत ही प्रोफाउंड जो होता है वो बहुत ही मे डेवलप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स विद द पीपल। सिर्फ उसका जो रिलेशनशिप है कुछ ही लोगों के तक सीमित रह जाता है। स्पीच बहुत ही कम बोल पाता है, बहुत कम बोल पाता है, एंड उनको पूरे लाइफ लॉन्ग जो है उसको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। सेम यहाँ पे नीड्स लाइफ लॉन्ग सपोर्ट उसको चाहिए, किस चीज़ के लिए, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। काम खुद कर लेगा लेकिन वो समझ कम है, लेकिन यहाँ तो उसको पूरा सपोर्ट चाहिए क्योंकि यहाँ पे प्रोफाउंड केस आ जाता है, राइट। अब कारण क्या हो सकते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। हम प्री नटल बोले, अगर हम पहले की बात बोले,
बच्चे के कंसीव करने से पहले की, तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज होती है या कोई अननॉर्मल जो है प्री नटल इन्फ्लुएंस होता है, जैसे हाइड्रोसिफिलिस है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है कि उसके मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है माता पिता में से किसी का, या मेटर्नल जो डिसीज हो जाती है जिसे रुबेला है, या ब्लड की इनकम्पैटिबिलिटी है, या मैटरनल केयर जो है ड्रग लेती है मदर, या है अल्कोहल लेते हैं बहुत ज़्यादा, और पेरीनटल जो सिचुएशन होती है यानी कि प्री मेच्योरिटी है या पोस्ट मेच्योरिटी है, लो बर्थ वेट है, जब वो बच्चा पैदा हुआ था उस टाइम पे बहुत ही बच्चे का वेट बहुत कम था, लेबर डिफ़िकल्टीज मतलब लेबर जब हुआ था तो बहुत डिफ़िकल्टीज हुई थी, बर्थ इंजरी है, कोई बच्चा जैसे बर्थ होते ही उसे कोई गिर गया या कोई चीज़ लग गई है, वो पोस्ट नाटल कोई डिसीज़ जैसे कि मेनिंगिtis हो गया है, ब्रेन इंजरी हो गई है, टॉक्सिक यानी कि कोई मर्करी का इनटेक हो गया है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, मेल न्यूट्रिशन है, कोई की मेल न्यूट्रिशन है, डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं, अगर हम कहें कंबाइंड पीरियड्स मतलब कि कुछ भी हो, जैसे ब्रेन ट्रॉमा हो गया, कोई थोड़ा सा बड़ा हुआ है, इनॉक्सिया इन द ब्रेन की ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाया है, ट्रिमर है, या सिफिलिस है, या आइडियोपैथेटिक कंडीशंस हैं कोई, तो ये सारे जो है हमारे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के रीजंस हैं यहाँ पे। ठीक है, ये वाला ना एक क्वेश्चन भी आया था कि हमारे जो है पॉपुलेशन की 85% जो वो माइल्ड में आती है। ठीक है, जहाँ वो रीडिंग राइटिंग मैथ स्किल्स सब कुछ कर सकती है। मॉडरेट सिचुएशन में 10% लोग आते हैं, इसमें 85% आते हैं, इसमें 10% लोग आते हैं, इसमें 5%, और इसमें प्रोफाउंड केस जो है उसमें 1% लोग आते हैं जिन्हें एक बहुत ही इंटेंसिव सपोर्ट की ज़रूरत होती है फुल लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, उनकी जो मेडिकल कंडीशंस होती हैं उनको ऑनगोइंग नर्सिंग और थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, मतलब फुल टाइम उन्हें थेरेपीज़ में रखा जाता है। लेकिन फिर भी सीवियर जो केस होते हैं उनको सुपरविजन की ज़रूरत होती है कि वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ जो है या लिविंग एनवायरनमेंट जिसमें वो रहते हैं वहाँ वो प्रॉपरली सुपरवाइज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे पूरा सुपरविजन चाहिए, यहाँ पे उसको फुल टाइम हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पे भी सेल्फ हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, मतलब एक सुपरविजन तो चाहिए ही चाहिए इस तरह के जो बच्चे हैं उनके लिए। अब इतनी सारी बातों में गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने भी तो कुछ पॉलिसीज या कुछ इनिशिएटिव्स दिखाने की कोशिश की होगी ना। तो लेजिस्लेशन की माने या पॉलिसी जो है फ्रेमवर्क की माने तो RPWD है ना, PWD 1995 का। ठीक है, राइट्स को बढ़ाया गया था कि जो एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन आया था PWD जो 1995 को रिप्लेस करके लाया गया था, यहाँ पे बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क दिया गया था ताकि हमारे जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लोग हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा राइट्स प्रोवाइड कर सके, जहाँ पर 21 कैटेगरीज में जो 21 जो है डिसेबिलिटीज़ को कैटेगराइज किया गया था, यानी कि एक्सपैंड किया गया था। रिजर्वेशन इन एजुकेशन में उनको रिजर्वेशन दिया गया, उनको बिल्डिंग है, पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, उनमें आपने देखा ना बसेस में 2 सीट्स जो है विकलांगों के लिए रखी जाती है, ट्रांसपोर्टेशन में इंफॉर्मेशन टू बी असेसिबल। फिर है यहाँ पे NP जो है मतलब कि नेशनल पॉलिसी जो थी ऑन डिसेबिलिटी 2006 में भी उनके जो राइट्स के बारे में प्रमोशन की बात की गई थी, जहाँ उन्हें एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और असेसिबिलिटी इन तीनों का फ़ायदा मिला। फिर उसके बाद अगर हम देखें एजुकेशन में अर्ली इंटरवेंशन में डाला गया कि इंक्लूसिव एजुकेशन स्कीम्स आई, सर्व शिक्षा अभियान आया, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द मेंटली हैंडीकैप्ड आया। तो ये हमारे एजुकेशन इंटरवेंशंस में आया, जिसमें अगर हम करें इंक्लूसिव एजुकेशन की जो स्कीम थी, गवर्नमेंट क्या करेगी, इंटीग्रेट करेगी चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ को इनटू द मेन स्ट्रीम में। जो हमारे बच्चे हैं, चिल्ड्रन होंगे जिन्हें जो कि डिसेबल्ड हैं, उनको मेन स्ट्रीम में डालेंगे और स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज जहां ज़रूरी होंगी वहां उनको प्रोवाइड की जाएगी। अब इसमें वो SSA जैसे अभियान था हमारा, ठीक है, वहाँ पे भी इंक्लूसिव एजुकेशन को एलिमेंट्री लेवल पर लेके गए, यहाँ RMSA में सेकेंडरी लेवल तक लेके गए, और जो ये मेंटली हैंडीकैप है जहाँ पे हमारे ट्रेनिंग रिसर्च जो सर्विसेज हैं उसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड को डाला गया कि वो अपने लेवल पे रिसर्च में हेल्प कर सकें, ट्रेनिंग करने में हेल्प कर सकें। मान लीजिए कोई ऐसा डिसेबल्ड बच्चा है जो ट्रेंड होने के बाद जो है अपनी बेसिक चीज़ें कर पा रहा है, तो वो अब अपने पीछे जो बच्चे हैं जो अनट्रेंड हैं, जो अभी भी जिन्हें सुपरविजन की ज़रूरत है, उनको सुपरवाइज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, हेल्थ केयर एंड सपोर्ट में हमारे डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, जहाँ पे दीज सेंटर्स प्रोवाइड द रेंज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं,
जो कि मेडिकल केयर है या रिहैबिलिटेशन है या असिस्टिव डिवाइसेस हैं, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। किसमें? DDRC, नाम याद रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं। असिस्टिव डिवाइसेस क्या होती हैं? जैसे किसी को हेयरिंग इम्पेयरमेंट, हेयरिंग जो है डिवाइसेस चाहिए, या किसी को ऐसे ग्लासेस चाहिए जिससे विजिबल हो दूर का पास का, तो वो सब चीज़ें प्रोवाइड कराना। स्पीच के लिए एम्प्लॉयमेंट में क्या किया गवर्नमेंट ने? भाई उन्होंने दीनदयाल डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन जो है स्कीम्स चलाई, जहाँ पर उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी। नेशनल करियर सर्विस दिया जाए जहाँ पे उनको जॉब प्लेसमेंट्स मिली। जो है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है जहाँ पे स्टेट लेवल पे और सेंट्रल स्कीम्स में उनको फाइनेंशियली सपोर्ट दिया गया, जहाँ पे पेंशन्स हैं, जहाँ पे पेंशन का बेनिफिट्स मिला। उनकी फैमिलीज़ को भी हेल्प, मतलब मान लो अगर डिसेबल्ड जो आदमी है वो हो गया है, रिटायर हो गया है या किसी कारणवश मर गया है, तो उनकी फैमिली में से किसी मेंबर को ले लेना। ठीक है, तो ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम हो गई, जिसमें वो सिक्योरिटी देते हैं कि एक अगर आपका पर्सन, मतलब एक सीट जो है आपकी रिजर्व है फैमिली के लिए। एडवोकेसी एंड अवेयरनेस के लिए जो नेशनल ट्रस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ पर्सन विद ऑटिज्म है, सेरेब्रेसी है, या मेंटल रिटार्डेशन है, या मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ हैं, उनको स्पेशल क्या दिया गया? सपोर्ट दिया गया। एंड उनकी अवेयरनेस के लिए, उनको एडवोकेट करने के लिए, उनके राइट्स को एडवोकेट करने के लिए प्रावधान चलाया गया, जिसमें था पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, यानी कि जहाँ पर हम डिसेबिलिटीज़ से रिलेटेड सारे इश्यूज़, उनको कैसे कम किया जा सकता है, उनकी इंक्लूसिविटी को, कि आप अपने साथ उस तरह के लोगों को घुलने मिलने दीजिए, ये प्रमोट करना चाहते हैं, अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं कि इनको इन इस तरह के जो लोग होते हैं उनसे दूर भागने की बजाय उनको अपनी सोसाइटी में मिक्सअप होने दीजिए। ये माइंड वॉश नहीं, ये एक अवेयरनेस फैलाना भी बहुत ज़रूरी है, जो गवर्नमेंट ने जो है कार्यरत है। रिसर्च में, रिसर्च सपोर्ट एंड डेवलपमेंट में हेल्प हुई। उसके बाद इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस, जिसमें हमें स्टैंडर्ड्स को असेसिबल किया गया, जिसमें हम नेशनल बिल्डिंग कोड इंक्लूड द गाइडलाइंस फॉर मेकिंग द बिल्डिंग्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर असेसिबल टू द पर्सन विद डिसेबिलिटीज। मतलब जो नए बिल्डिंग कोड्स बनते हैं वहाँ पर स्पेशल जो है PWD के लिए स्पेशल स्टेयर्स लगानी, स्पेशल असिस्टेंस दिलानी, ये जो है प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई है। डिसेबिलिटी जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, जहाँ पे वेरियस प्रोग्राम्स बहुत डिज़ाइन किए जाते हैं कि वहाँ पर हम लोग जो डिसेबल्ड लोग हैं उन्हें मेन स्ट्रीम में भेजेंगे ताकि वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड हो सके और सोशल सर्विसेज में अपना हाथ जो है या अपना जो एक कंट्रीब्यूशन है वो दे सकें। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर में स्वच्छ भारत अभियान है ना, या जो है सौगम्य भारत अभियान है, जैसे असेसिबल इंडिया कैंपेन है, या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं। ये सब PWD के लिए जो है एक वोकेशनल ट्रेनिंग है, और जो है एक सैनिटेशन का जो प्रोग्राम है उसमें भी उन लोगों को इंक्लूड किया गया। मतलब जो भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं उनको स्पेशल प्रेफरेंस दी गई हैं। अब स्क्रीनिंग कैसे होती है इस तरह के लोगों की, कैसे हम पहचानें, कैसे स्क्रीनिंग करें? ठीक है, तो बहुत सारे टूल्स हैं, मेथड्स हैं, जो हम लोग एडुकेटर्स जो हैं, सोशल वर्कर्स हैं, टू आइडेंटिफाई करने के लिए कि उनके जो कॉग्निटिव और जो फंक्शनल कैपेबिलिटीज़ हैं इंडिविजुअल्स की वो अफेक्टेड हैं। तो उसके लिए सबसे पहला आता है स्टैंडर्डाइज्ड स्क्रीनिंग टूल। क्या है सबसे पहला? इंडियन अडेप्टेशन ऑफ द वेस्टर्न टेस्ट, जिसमें मतलब कि वेस्टर्न जो टेस्ट है वो इंडियाज में अडॉप्ट किए गए, जिसमें था पहला वेंचेसलर का इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। दूसरा जो स्केल था वो था स्टैंडर्ड बेनेट का इंटेलिजेंस स्केल। ठीक है, ये दो स्केल्स हैं। दूसरा डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टूल, जिसमें डेनवर डेवलपमेंट स्क्रीनिंग टूल, जिसमें हमारी जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन का काम किया, जिसने जिसने पोटेंशियल जो हमारे इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चों के अंदर जो पोटेंशियल है, देखिए पूरा डिसेबल्ड नहीं होते, देयर आर सम, कहते हैं ना लाइट ऑफ होप, हर किसी के अंदर होती है, तो उनके अंदर भी रहती है, वो पहचाननी इस टेस्ट के थ्रू। एजेस एंड स्टेजेस क्वेश्चनर्स होते हैं, ASQ जिसको बोला जाता है, जहाँ पे उनके पोटेंशियल को मेजर किया जाता है। फिर गवर्नमेंट एंड NGOs इनिशिएटिव्स में NIMH है, जिसमें नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द मेंटली हैंडीकैप्ड जो है उनके लिए, जहाँ पे वो स्क्रीनिंग का काम होता है। बहुत सारे डायग्नोस्टिक और डेवलपमेंटल असेसमेंट टूल्स जो हैं वहाँ यूज़ किए जाते हैं। फिर DDR से भी पीछे हमने रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बनाए हैं। क्लिनिकल एंड एजुकेशनल असेसमेंट टूल्स होते हैं, इसमें क्या होता है एजुकेशनल, कि वो एजुकेशन कौन से लेवल तक ले सकते हैं। तो अडेप्टिव बिहेवियर स्केल है, जिसमें विनलैंड अडेप्टिव बिहेवियर स्केल है, जहाँ पे कम्युनिकेशन, डे लिविंग स्किल्स, हाउ मच दे आर सोशलाइज्ड,
या कितने सोशलाइज्ड उनको करना चाहिए, ये सब मेजर किया जाता है। दूसरा आता है फंक्शनल इंडिपेंडेंस मेजर, जो कि इंडिविजुअल लेवल ऑफ डिसेबिलिटी का ध्यान रखता है, प्लस यहाँ पे हेल्प करता है इन डिटरमाइनिंग द इम्पैक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, कि जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड लोग हैं उनका हमारी डेली लाइफ पे, मतलब उनकी डेली लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कैसे उसको डील करना चाहिए, ये चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं। फिर है यहाँ पे प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स कौन से हैं? हेल्थ सर्वे, फैमिली हेल्थ सर्वे की डिसेबिलिटी प्रीवेलेंस एंड कैन प्रोवाइड द इंसाइट इनटू द रेट्स एंड टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी विद इन द पॉपुलेशन। अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं जिसमें गवर्नमेंट या एनजीओज क्या करती हैं, वो पहले ही स्टेज पे इंटेलेक्चुअल जो डिसेबल्ड है उनको आइडेंटिफाई करके, ठीक है, उनकी जो है सिवियरिटी बेसिस पे उनको जो है असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। फिर है कम्युनिटी बेस्ड स्क्रीनिंग होती है, कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज जो है, यहाँ पर हम स्क्रीनिंग या अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज देते हैं अंडर 6 बच्चों को, मतलब जो 6 साल से छोटे हैं। फिर है एक आंगनवाड़ी वर्कर कि ट्रेन टू आइडेंटिफाई द डेवलपमेंटल माइलस्टोन, मतलब जो डिसेबल्ड हैं उनको इतना ट्रेन कर दो कि एटलीस्ट वो छोटे छोटे बेसिक काम कर पाए, तो उनको वहीं के वहीं जो है काम पे भी लगा लिया जाता है। देर आर सम मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोचेज ऑल्सो, जहाँ पे हम कोलैबोरेटिव असेसमेंट करते हैं, उनके साइकोलॉजिस्ट के साथ बात करते हैं, स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं उनके साथ जो है एक टीम होती है, प्रॉपर सोशल वर्कर्स, जो आपस में कॉम्बिनेशन ऑफ टूल्स या मेथड्स यूज़ करके जो है असेसमेंट करते हैं। फिर पेरेंट एंड टीचर की रिपोर्ट्स तो है ही है कि वो घर पे उनका कैसा बिहेवियर रहता है, क्लासरूम में कैसा बिहेवियर रहता है, वो सब यहाँ पे देखा जाता है। फिर है टेक्नोलॉजी और डिजिटल टूल्स, जिसमें मोबाइल ऐप्स आती हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आते हैं, मतलब इस तरह के जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत सारी ऐप्स अवेलेबल हैं जिन्हें वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, स्पीच के लिए, जो है पर्सनल ग्रूमिंग के लिए, अपनी जो है आईसाइट के लिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब असेसमेंट के लिए भी हमने पीछे ही बात की थी, विंचेस्टर का एडल्ट स्केल भी है, विंचेस्टर का एक चिल्ड्रन वाला भी है, स्टैनफोर्ड का है, रेवेंस का प्रोग्रेसिव भी है। तो ये तो कॉमनली यूज्ड वाले हैं। जो टेस्ट कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें वर्बल कॉम्प्रिहेंशन के लिए आता है, जिसमें हम बच्चे कैसे अंडरस्टैंड करता है, कैसे यूज़ कर रहा है, कैसे थिंक कर रहा है स्पोकन लैंग्वेजेस को, ये हम यहाँ स्टडी करते हैं। फिर है परसेप्चुअल रीजनिंग, जिसमें हम इंटरप्रेट एंड ऑर्गेनाइज करते हैं विजुअल इंफॉर्मेशन को। वर्किंग मेमोरी, कैसे मैनिपुलेट द इंफॉर्मेशन ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एंड प्रोसेसिंग स्पीड, के हाउ क्विकली और हाउ एक्यूरेटली दे आंसर, या किसी भी इंफॉर्मेशन को, इंस्ट्रक्शंस को कैसे जितनी जल्दी ग्रैब कर पाते हैं। फिर है एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कोरिंग। अब जब टेस्ट हम लेते हैं तो उसका स्कोरिंग कैसे करते हैं, तो उसके कुछ स्टैंडर्डाइज स्कोर्स होते हैं, तो उसी के बेसिस पे स्कोरिंग की जाती है। और इंटरप्रेट कैसे करते हैं? फुल स्केल आईक्यू के बेसिस पे, इंडेक्स स्कोर्स के बेसिस पे और परसेंटाइल बेसिस पे। जहाँ पे फुल स्केल जो आईक्यू होता है, बहुत सारी लिमिटेशंस भी आती हैं। अब इस तरह के लोगों को ट्रीट करना तो है, लेकिन कई बार कल्चरल बायसनेस क्रिएट हो जाती है कि नहीं, हम अपने बच्चों को कम्युनिटी से बाहर नहीं भेजेंगे, या हम इस तरह के एक्ट नहीं करेंगे। टेस्ट एंजाइटी होती है, किसी को टेस्ट देने में डर लगता है तो वो गलत आंसर देता है, उससे गलत मेजरमेंट निकल के आता है ना। फिर आता है डेवलपमेंटल फैक्टर्स होते हैं, कि हमें हमेशा एज वाइज जो है टेस्ट कंसीडर करना चाहिए, ताकि बच्चे जो है अपनी एज के अकॉर्डिंगली जो है उसके पैरामीटर्स पे खरे उतरें। एथिकल एंड प्रैक्टिकल इश्यूज भी सामने आते हैं, जिसमें कॉन्फिडेंशियलिटी का इशू आता है, और एक इन्फॉर्म्ड जो है कंसेंट का, जिसमें कॉन्फिडेंशियलिटी होता है कि टेस्ट रिजल्ट्स आर वेरी सेंसिटिव होते हैं एंड शुड बी हेल्ड विद द केयर के साथ उनको हैंडल करना चाहिए। इवन पेरेंट्स के साथ जब हम डिस्कस करते हैं तो भी हमें काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इन्फॉर्म्ड कंसेंट, मतलब कि अगर आप कोई टेस्ट कंसिडर कर रहे हो या ले रहे हो तो आपको कंसेंट करा लेना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ क्वेश्चंस अगर हम देखते हो, ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मॉडरेटली रिटार्डेड है, प्रोफाउंड है, जैसा मैंने आपको कहा था ना कि 70 जो बिलो है, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे माइल्ड शुरू हो जाता है, और यहाँ पे 20 या 25 से जो लो होते हैं वो हमारी किस में चले जाते हैं? प्रोफाउंड केस में चले जाते हैं। तो यहाँ पर भी देख लो आईक्यू बिटवीन, अगर इसका है तो ये प्रोफाउंड केस तो नहीं है फिलहाल। देखो यहाँ पे क्वेश्चन रीड करो।
बस यहाँ पे एक स्पेशल अटेंशन उनको चाहिए होता है, वो अपनी नॉर्मल लाइफ में करते हैं, मतलब फुली सपोर्ट नहीं, सिर्फ एक छोटा सा अटेंशन। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, मॉडरेट। मॉडरेटली में देखो ओनली स्पेशल आपको चाहिए, प्रोफाउंडली जो है हैंडीकैप्ड, देखो ये रहा, हाईएस्ट डेविएशन मिलता है क्योंकि यहाँ पे प्रोफाउंड और गिफ्टेड है, एक तरफ प्रोफाउंड है और एक तरफ गिफ्टेड है, तो एक हाई डिग्री ऑफ क्या मिलता है यहाँ पे, मीन का डेविएशन मिलता है। उसके बाद है माइल्ड, मतलब प्रॉब्लम ऑफ जो डेविएंस है वेरी इनसिग्निफिकेंट होता है, एंड जो सीवियरली रिटार्डेड है वो यहाँ पर आता है। ठीक है, ये प्रोफाउंड से हल्का सा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, मतलब 25 से अगर हम 35 तक की बात करते हैं तो ये सीवियरली हो गया, 25 से 50 इन्होंने दिया है, ठीक है, सीवियरली हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है, और ये क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, तो ये टेबल तो ज़रूर करके जाना। सो थैंक यू सो मच गाइस, जल्दी से लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, और जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दो। सो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।